तुम मुझे डरा नहीं सकते, वो घबराए। ठीक है, घर पता करवा लो, वो अब भी सुकून देते लहजे में बोला। जमशेद साहब ने फ़ौरन घर फ़ोन किया था। सफ़िया माँ कहाँ हैं, वो परेशानी से बोले और फिर उनके माथे पर बल्लू का जाल बिखर गया। दानियाल, तुम लोग बेहोश सो रहे थे, गार्ड कहाँ थे? वो बढ़ गए थे क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, जबकि बाकी गार्ड वाले सुबह जब उठे तो गार्ड बेहोश थे। और फिर इधर जमशेद खान की कॉल ने सबको फिक्र में मुब्तला कर दिया था। छोटे पापा, ये सब किसने किया है, पूरी बात बताएं, वो गुस्से से जबड़े बेंचे बोला। दानियाल का खून खोल रहा था। जमशेद साहब के केसेस के बारे में वो कुछ नहीं जानता था क्योंकि वो इसका काम नहीं था, लेकिन अब ये सब जिसने भी किया था उसके टुकड़े टुकड़े करने को दिल चाह रहा था दानियाल का, क्योंकि उसने इस घर की इज्जत की तरफ आंख उठाई थी। कमिश्नर, तसल्ली कर ली तो ये भी सुन लो, तुम्हारी बेटी बेहोश जख्मी हालत में पड़ी है, न जाने कब तक जिंदा है। जल्दी करो, जैसे ही मेरे आदमी मुझ तक पहुंचेंगे तुम्हारी बेटी का पता तुम तक पहुंच जाएगा। अलेक्जेंडर लबैते बोला, वरना सफिया खान का नाम सुनते उसके अंदर शोले उभरे थे, जबकि दानियाल फ़ोन से उसकी आवाज़ सुनते मुठिया बेंच गया। दानियाल, होश में रहो, घर पर रहना, मैं माहा को लेकर आता हूँ, फिर सब कुछ बताता हूँ। जमशेद साहब सख्ती से बोलते फ़ोन रख के, और अब अलेक्जेंडर के दिए गए वक्त पर इन्हें उसके आदमी को छोड़ना था। वो अपनी बेटी को इसमें घसीट नहीं सकते थे। तुम बचोगे नहीं अलेक्जेंडर, जमशेद साहब गुस्से से फनकारे। बेस्ट ऑफ लक कमिश्नर। वो हंसते फ़ोन रख गया। कमिश्नर जमशेद खान ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा था। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली से सर भारी हो रहा था। हाली जहन से माहा ने चांद पाल छत को देखा और फिर रोने की आवाज़ पर गर्दन घुमाकर अपनी माँ को, मम्मा, वो तड़पते सहमते माँ के गोश में छुपकी। यकदम हर चीज़ जहन के पर्दों पर रोनमा होने लगी थी। माँ का हल्क खुश्क हुआ। हर कोई वहाँ मौजूद था सवाए आरज़ू खान के। मेरी बच्ची ठीक हो तुम? माँ के सर के किनारे पे सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। सफिया बेगम आंसू साफ करते माँ का चेहरा ममता से था में बोली, जो होप से सहमी हुई थी। माँ, बेटा वहाँ कैसे पहुँची आप? जमशेद खान बेड की दूसरी साइड आकर बैठ गए। हर कोई उससे बोलने का मुंतजर था। माँ को लगा जैसे हल्क में कांटे उगाए हों। उसी लम्हे होलनाक सजा लग रहा था। उस लम्हे बोलना होलनाक सजा लग रहा था। बाबा, वो मुझे नहीं पता, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। जमशेद खान ने लम्ब बेंच लिए। वो इन्हें सब सच बता देना चाहती थी। वो माँ की आगोश में जी भर कर रोना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर की धमकियों ने माँ का सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया था। वो हल्के से लर्ज रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप रेस्ट करो, मैं CCTV फुटेज से देखता हूँ। जमशेद खान नरमी से बोले, जबकि उनकी बात सुनते माँ की आंखें खौफ से फैल गई। अगर उन्होंने सब देख लिया वो क्या जवाब देगी? वो क्यों गई थी वहाँ? हाँ, रेस्ट करो मेरा बच्चा, शाम को आयशा की मेहंदी भी है ना? सफिया बेगम एक बार फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमते बोली। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से चले गए। बाहर आयशा की मेहंदी की तैयारियां हो रही थी। घर को पीले और वाइट बलून से सजाया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, जबकि माँ बस इसी सोच में थी कि वो क्या बताएगी जब फुटेज में उसे खुद बाहर जाता देखा जाएगा। आरजू बीबी की आपके लिए हाथ, फिरोज़ा ने कहा कि लिफाफा आरजू की तरफ बढ़ाया, जिससे उसने हैरत से थाम लिया। मेरे लिए पर किसने भेजा? और इस दौर में हाथ आरजू ने चौंकते लेटर ओपन किया था, जहाँ बड़े अल्फाज में शुरू में उसका नाम लिखा हुआ था। आप बहुत खूबसूरत हैं आरज़ू खान, मुझसे बात करें प्लीज़, मुझे प्यार हो गया है आपसे। ये बस चंद अल्फाज थे जो हाथ पर घसीटे गए थे। आरज़ू पढ़कर हैरान हुई थी। ऐसा लेटर उसे कौन भेज सकता था? उसने मरवा के बारे में सोचा और फ़ौरन उसे कॉल, पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है मरवा, अब क्या तुम मेरे साथ चछोरे लड़कों वाला सीन बताओगी? आरज़ू कॉल करते ही बढ़कर बोली। दूसरी जाए मरवा हैरत से मोबाइल को देख रही थी। ओ बहन, इतनी तो हंसी नहीं कि मैं तेरे साथ सीन बनाऊं, क्या हुआ है? मरवा सुकून से बोली। आरज़ू ने लेटर की तरफ देखा। वो वाकई मरवा की हैंडराइटिंग नहीं थी। जल्दी जल्दी में वो ये देखना तो भूल ही गई, यार एक लेटर भेजा है किसी ने मुझे। आरज़ू लेटर को उल्ट पुल्ट कर देखती बोली। मरवा भी हैरान हुई थी। वेट, आरज़ू ने फ़ोन कान से हटाते दरवाजे पर होती दस्तक को देखा। लेटर जल्दी से किताब में छुपाया और दरवाज़ा खोल दिया। फिरोज़ा हाथ में एक और हगे रंग का लिफाफा पकड़े खड़ी थी। आरज़ू ने हैरानगी से लिफाफा पकड़ा। मुझे पता है आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, आपके होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट मेरी मोहब्बत की गवाह है। ये एक सतह थी। आरज़ू ने हैरानगी से पढ़ी और दूसरे जानिब मरवा ने कहकर लगाई, ये तो तेरा दीवाना निकला। मरवा हंसते हुए बोली। आरज़ू ने मोबाइल को घूरते वापस कान को लगाया। बकवास मत करो यार, पता है क्या हो रहा है इधर? अगर किसी ने इन लेटर को देख लिया तो साहब मुझे गलत समझेंगे, क्योंकि मैंने
इनकार किया था रिश्ते से, सब यही समझेंगे मुझे किसी और से मोहब्बत थी। आरजू परेशानी से बोली। मरवा भी अब फिक्रमंद हुई थी। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा क्या? मरवा अब सीरियस अंदाज में बोली। आरजू ने लिफाफा उल्ट पुल्ट कर देखा। नहीं। आरजू लब कुछ चलते बोली। मरवा ने हनकारा बर्दा, शादी हो जाने दे सुकून से, फिर देखते हैं इस दीवाने को, तब तक तुम ध्यान रखना। मरवा उसे तसल्ली देती बोली और आरजू ने कहते फ़ोन रख दिया। लेटर उठाकर फिजिक्स की किताब में रख दिए। अब उसे तैयार होना था आशा की मेहंदी के लिए। इस घर में यही आखिरी खुशी बड़े लम्हे थे उसके लिए जिन्हें वो गंवाना नहीं चाहती थी किसी भी लेटर के एवज। महा तुम ठीक हो? मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब आरजू से खिंचे खिंचे से थे। आरजू को तकलीफ हो रही थी लेकिन वे लब बेचे। फिर मामा महा के साथ आकर बैठ गई। वो खुद भी मेहंदी लगाने लगी। लॉन में ही फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। चंद करीबी रिश्तेदार थे। कंबाइन फंक्शन था। आयशा पिंक और ग्रीन कलर की फ्राक में, बालों की छोटी छोटी बनाए आगे डाले, हल्के फुल्के मेकअप में, हाथों पर मेहंदी लगाए बैठी थी। और मेराज उसके करीब बैठे उसके कानों में सरगोशियां करते उसे घबराने पर मजबूर कर देता। उसके चेहरे पर डाली बिखर गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, महा झुके सर से बोली। वो दोनों मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद किसी ने महा से कुछ नहीं पूछा उसकी तबीयत खराबी के चलते। आरजू ने पर इत्तेफाक किया था। मेहंदी मुकम्मल होते वो वहाँ से उठते अंदर की जाना बड़ी। उसका जहन अब भी उन लेटर पर अटका हुआ था। कौन हो सकता था और क्यों भेज रहा था उसे ऐसे लेटर? बेहायाली में ही फर्श पर गिरे पानी पर उसका पाँव फिसला। वो लड़खड़ा कर आगे की जानब गिरने लगी थी लेकिन उससे पहले सामने आने वाले शख्स की दिल के मकाम पर हाथ रखते वो तकरीबन गिरने से बची। आरजू ने सर उठाकर दानियाल के धुआं धुआं होते चेहरे को देखा था। वाइट कुर्ते में वो इस वक्त बला का हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली आंखें किनारों से ज़रो पड़ने लगी। गर्दन नीचे किए उसने अपने कुर्ते की जानब देखा। वो अभी अभी ऊपर से रेडी होकर आया था। सॉरी। आरजू ने अपना हाथ उठाया और मेहंदी से बड़ा हाथ डिज़ाइन देखा। दानियाल के दिल के मुकाम पर कुर्ते पर चप गया। आरजू ने दांतों तले लब दबाए। अंधी हो गई तुम या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? दानियाल उसकी कड़ाई झगड़े गुस्से से फनकारा। आरजू ने लब बेंचे। गलती से हो गया, आप भी तो देख सकते थे ना, आप अंधे तो नहीं थे। एक लेटर की टेंशन, ऊपर से दानियाल का गुस्सा करता लहजा। आरजू का दिमाग घुमा गया। सब कुछ उसके साथ हो ही दानियाल सफीहान की वजह से रहा था। ज़बान संभाल कर बात करो आरजूहान, वरना मैं ज़बान कार का हाथों में थमा दूंगा। वो उसकी कलाई चटकते बोला। आरजू को अपनी कलाई में दर्द उठता महसूस हुआ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सॉरी बोल रही हो ना, या फिर ये गुस्सा किसी और बात पर है? आप एक लड़की से रिजेक्ट हो गए, कहीं इस बात का गुस्सा तो नहीं? आरजू तरस खाते लहजे में तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। दानियाल के माथे पर 3 बाल नमूदार हुए। वो सद गुस्से से उसे घूर रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे क्या रिजेक्ट कर दी? मैं खुद तुम्हें घर की नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं देता। उसका मुंह दबोचे, वो शोला बार नजरें उसके चेहरे पर गाड़े बोला। आरजू ने गुस्से से उसकी जानब देखा था। बददिमाग लड़की। गुस्से से उसका चेहरा छोड़े वो वापस और ऊपर की जानब बढ़ गया, जबकि आरजू ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा। कमरे में चली गई। वॉशरूम में जाते हाथ धोए। मेहंदी तो अब खराब हो चुकी थी। आज का दिन ही खराब है। उसने वापस से वो लेटर उठाए। इन्हें अच्छे से देखा। अचानक एक कोने में उसे कुछ नजर आया था। आरजू ने ध्यान से देखा तो वहाँ अंग्रेजी हरूफ डी लिखा हुआ था। आरजू ने चूंकि वो दूसरा लेटर देखा, वहाँ भी डी लिखा था। तो क्या उसका नाम डी से शुरू होता था जिसने ये सब भेजे? आरजू आ जाओ डांस करें। लीजे की आवाज़ पे आरजू ने जल्दी से हाथ वापस फिजिक्स की बुक में रखे और बाहर की जानब बढ़ गई। आरजू तुम शादी के लिए मान जाओ तो तुम हमेशा यहीं रहोगी। बाहर की जानब जाते लीजे ने अफसुर्दगी से कहा। आरजू ने एक नज़र से देखा। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं। मैं शरीफ बंदी हूँ। मैं महा के हक की तरफ नहीं देखना चाहती। आरजू हंसे हुए बोली। लीजे ने अफसोस से सर हिलाया। वो जानती थी आरजू तकलीफ में है लेकिन किसी को बता नहीं रही। सब लोग जो उससे नाराज़ थे, हत्ता कि उसकी माँ भी, तो वो कैसे खुश हो सकती थी? सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। आरजू भी बज़ाहिर सा बुलाए डांस करती रही, सबको छेड़ती रही, लेकिन घर वालों की खामोशी उसे शिद्दत से चुभ रही थी। मेहंदी का फंक्शन तमाम हो गया। रात के 1 बजे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे।
खूबसूरत लग रही थी आप। आयशा को देखते मेराज ने गर्दन झुकाते आहिस्ते से कहा। वो दोनों पिलर के पास खड़े थे। सर्द हवा इनको चूका गुजर रही थी। आज की रात है, फिर मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लूँगा। मेराज झुकते उसके गाल पर अपनी बेर रगड़ते बोला। आयशा के जिस्म में तनसी सी दौड़ गई। शर्म से पलके बारी होगी। आपकी खामोशी नहीं चलेगी। तब वो हाथ की पुष्ट से उसकी सुरह बढ़ती गाल को सहलाते बोला। आयशा के लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। अहम अहम गला खंगारते लीजे ने इन दोनों का ध्यान अपनी जान में करवाया। बड़ी मम्मा बोली आयशा को कि वो रेस्ट करे, सुबह बहुत खास दिन है ना। मेराज भाई फिर आपके कमरे में ही पाई जाएगी ये। लीजे लब दबाए बोली। मेराज ने सर को हम दिया जबकि आयशा उसके करीब से निकलती लीजे के साथ आगे को बढ़ गई। उसने बनरगाह मेराज की मुस्कुराती नजरों में देखा और फिर सर झुकाए वो अपने रूम में चली गई। मेराज भी वहाँ से अपने कमरे में चला गया। बटरफ्लाई बेड पर लेटे हुए जिसको देखे अलेक्जेंडर ने अपना नकाब उतारते साइड टेबल पर रखा और हैट भी उतार दी। उसने एक नज़र महा को देखा जो उसी ड्रेस में सो गई थी। हल्के पीले और वाइट कलर के कंट्रास्ट फ्राक में बालों को खुला छोड़े उसका नाजुक सरापा वाज़िह था। आधा कम्फर्टर उस पर था और आधा ज़मीन पर खुले बाल तकिए पर बिखरे थे। वो चेहरे पर हल्का खौफ था। वो इसके करीब जाते उस पर किसी घटा की मानत छा गया। हे बटरफ्लाई, उसके माथे को चूमते वो मदम आवाज़ में बोला। खुद पर बोझ महसूस करते माह ने मंदी मंदी आंखें खोल कर देखा और बेखौफ से उसकी आंखें पूरी वाह हुई थी। जहाँ कैसे उसका अल्फाज मुंह में ही कहीं गुमसुम हो गए। जब अलेक्जेंडर ने शिद्दत से झुकते उसकी शायरक पर अपने होंठ रखे थे। महा की हार्ट बीट तेज़ हुई थी। छोड़ दो मुझे, मैं बाबा को बुलाती हूँ। महा नम लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसके सजे समरे रूप को देखा। हिजल ग्रीन आंखों को देखते महा की धड़कन तेज़ हुई थी। वो आंखें हमेशा उस पर मुसल्लत होती थी। ठीक है, आज सर साहब से भी मिलकर जाते हैं, वो सुकून से बोला। महा की बैकबोन में सरसराहट हुई थी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो रोते हुए बोली। अलेक्जेंडर ने उसके माथे पर बंदी पट्टी को देखा। नरमी से झुकते वहाँ अपने लब रख दिए। मैंने बताया था बटरफ्लाई, तुम्हें मारने के लिए वहाँ बुलाया था मैंने, मैं मजाक नहीं करता, वो सर्द आवाज़ में बोला। माह की सांसें हल्क में अटकी से लगा था वो वैसे ही उसे डराने को बोल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों कर रहे हो ये सब, वो नाम आंखों से बोली। अलेक्जेंडर के लब्बों पर मुस्कुराहट उभरी। उसे यूं ही राह चलते तुम मुझे बस यूं ही राह चलते तुम मुझे अच्छी लगी, वो कंधे उचका कर बोला। माह ने हैरत से फैलती आंखों से उसे देखा। वो साफ झूठ बोल रहा था। है छोड़ो इन सब बातों को, बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे मारने का इरादा है। आंखों में चमक लिए वो इसके चेहरे पर झुकते बोला। माह सहती से लब बेंच गई। वो आहिस्तगी से झुकते उसके कंधे पर अपना पुरतविश लम्ब छोड़े उसके कान के लू को लबों से दबा गया। दानियाल, माह जोर से चलाई। वो जानते थे इस वक्त सिर्फ दानियाल ही जाग रहा होगा। मदहोशी में उस पर झुके अलेक्जेंडर ने सरहदी नजर उठाकर हंसते हुए उसे देखा। डरा रही हो मुझे बटरफ्लाई, इतनी हिम्मत, उसके लबों को हल्के से काटते वो तन दिया मुस्कुराहट के साथ बोला। माह ने शदीद गुस्से से उसे घूरा। दानियाल मेरा मंगेतर है, शादी होने वाली है मेरी उससे। माह इस मरतबा हिम्मत करते अलेक्जेंडर ने सर्द लर्जों से उसे देखा। अच्छा फिर तो सबसे पहले उसकी मौत आनी चाहिए, चलो आने दो उसे। कोट से रिवॉल्वर निकालते अलेक्जेंडर बेड पर बैठे बोला। उसकी आंखें सुरह पड़ रही थी जबकि चेहरे पर चट्टानों सी सहती थी। माह का दिल खूब से बंद होने लगा। माह तुम चीखी क्यों, दानियाल दरवाज़ा बजाए बोला। अलेक्जेंडर ने दांत कचकचाए रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ गया। वो अब माह को सर नजर से देख रहा था। नो प्लीज़, वो रोते नफी में सर हिला गई। मुझे नफरत में भी अपनी चीज़ें दूसरों के पास पसंद नहीं, मैं इन्हें बर्बाद कर देता हूँ किसी दूसरे को देने की बजाय। माह के बाल मुट्ठी में जगड़े वो लफ्ज़ चबा कर अदा करते बोला। माह को अपने बालों में दर्द उठा महसूस हुआ। आंखों से कई आंसू फिसल गए। माह ठीक हो तुम, दानियाल की फिर से आवाज़ उभरी थी। अलेक्जेंडर ने सहत नज़र से माह को देखा। जी, मुझे एक बुरा ख्वाब आया था, मैं ठीक हूँ, अब आप जाएं। माह सिसकियों का गला घोंटते बोली। अलेक्जेंडर के हाथों में अभी माह के बाल मजबूती से जकड़े हुए थे। ओके, दानियाल इतना कहता वहाँ से चला गया जबकि अलेक्जेंडर ने माह के बालों को छोड़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी जानब खींचते उसके लबों को कैद किया। माह की आंखें मुतहय्यर हुई जबकि अलेक्जेंडर अपनी सारी वहशतें माह के होंठों पर
लुटा गया। वो इससे दूर होता रिवॉल्वर की नोक माहा की थोड़ी पर टका गया। मुझसे दगा की एक ही सज़ा है, मौत। वो गन से उसकी थोड़ी पर दबाव देते सर्द बर्फीले लहजे में बोलता, माहा की रूह फना कर गया। बटरफ्लाई अलेक्जेंडर नाम है मेरा, एक किलर हूँ मैं, और लोग मुझे डडली गैंगस्टर के नाम से जानते हैं। मैं तबाह कर देने के लिए मशहूर हूँ। खामोशी से वो करो जो मैं कहता हूँ। गन अपने कोल में रखते हुए दबाव देते लहजे में बोला। माह ने नफ़ी में सर हिलाया तो अलेक्जेंडर ने तेवरी चढ़ाई उसे देखा। तुम्हारे डैड के पास एक ब्लू कलर की फ़ाइल है, मुझे वो किसी भी तरह ला कर दो, वरना तुम्हारे डैड की ज़मानत नहीं देता मैं। वो बेड से उठते वापस से हेड पहनते बोला। माया ने रोते हुए उसे देखा। वो खामोशी से माह के कमरे से खिड़की के थ्रू निकल गया। माह ने बाकर खिड़की बंद की थी। वो बेड पर बैठे फूट फूट कर रो दी। अलेक्जेंडर तो फिर डील फाइनल करते हैं, लेकिन वो कमिश्नर, उसका क्या करोगे? वो हमेशा तुम पर ताक लगाए बैठा होता है। वो लोग एक अंधेरे कमरे में थे जहाँ जर्द बल्ब वहाँ सही से रोशनी पहुँचाने से कासिर था। अलेक्जेंडर की कुर्सी के सामने मेज़ था और दूसरी जानब 2 लोग बैठे थे। मेज़ पर तरह तरह के हथियार पड़े हुए थे जिनकी डील अलेक्जेंडर कर रहा था। ये हथियार कमिश्नर के डिपार्टमेंट के ही हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बहुत कीमती चीज़ मेरी मुट्ठी में। अलेक्जेंडर साइड स्माइल चेहरे पर सजाए बोला। इन आदमियों ने सर को इस बात में हिलाया था कि ये लो आधी रकम, बाकी की रकम इनके मतलूबा जगह पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने एक बैग मेज़ पर रखा। कासम ने आगे बढ़ते बैग उठा लिया। अलेक्जेंडर उनसे हाथ मिलाते पलट गया। ये सारा सामान लोड करो, और हाँ, गलती मत करना, संजीदा सर्द बड़ी आवाज़ में कहते वो वहाँ से बाहर निकल गया था। कासम ने उसकी पुश्त को घूरा। घर में शादियाँ की गहमा गहमी अरूज पर थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आयशा ब्लड रेड रंग के जोड़े में मलबूस मेकअप के साथ तैयार हुए आसमान से उतरी कोई पड़ी ही लग रही थी, जबकि माहा ने वही फराक पहनी हुई थी जो अलेक्जेंडर ने उसके लिए पसंद की थी। अलेक्जेंडर को सोचते माहा के सीने में मौजूद दिल खौफ के मारे सुकड़ गया। वो बहुत पुरस्कार शख्स ने माहा ने बेसाथ अपने लबों को छुआ। एक सनसनी सी थी उसके जिस्म में दौड़ की। जलता सा लम्स माहा को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस हुआ था। आरजू तुमने फिर से, लीज़े ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। आरजू ने आंखें घुमाकर जब से उसे देखा, मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ लीज़े, जब मेरे बाबा मुझे नहीं रोकते तो दानियाल को भी कोई हक नहीं पहुँचता मुझे रोकने का। कम से कम इतनी अक्ल तो उसे होनी चाहिए। आरजू ने आईने में अपना जायजा लेते सुकून से कहा। वो भी माह की हम रंगों में थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, उसने साड़ी लगाई थी, बालों को कुल स्ट्रेट छोड़े, आधे बाल आगे किए हुए थे। वो क़यामत हेज़ हुस्न के साथ किसी का भी दिल धड़का सकती थी। दरवाजे पर खड़े दानियाल ने लम्ब बेंचे उसकी बात सुनी। लीज़े भाभी आयशा गुड़िया को ले आए। दानियाल ने अपनी बहन को देखते मुस्कुराया था। लीज़े ने पलट कर उसे देखा और फिर आरजू को। वो इस बात में सर हिला गई। दानियाल वहाँ से पलट गया। आज आज़ादी का आखिरी दिन होगा। आरजू ने भी आयशा को सहारा दिया हुआ था। वो तीनों आयशा के साथ चल रही थी। उसकी सरगोशी सुनते आयशा मुस्कुरा दी। फूलों के रास्ते पर वो चारों चल रही थी। स्टेज पर बैठे मेराज ने धड़कते दिल के साथ आयशा को देखा तो उसके दिल की धड़कनें मामूल से तेज़ हो गई थी। उसकी पुरशौक नज़रें आयशा पर ही अटकी हुई थी। बाकी सब उसकी बेताबी देखते हंसिए थे। सब लोग खुश थे, बस दानियाल सफ़ीरहान लब्बू को बाहम सहती से बेबस किए खड़ा था। आरजू का नाजुक सरापा वाज़िया होता उसे शदीद नागवार गुजर रहा था। मेराज वीर, माहा ने बोलते मेराज का ध्यान खींचा। वो चौंक कर उन तीनों के लबों पर उभरती हंसी को देखने लगा था। मेराज ने आगे बढ़ते हाथ आगे किया, जिस पर आयशा ने अपना लड़सा मोमी हाथ उसकी फैली हथेली पर रख दिया। मेराज ने उसे स्टेज पर आने में मदद की थी। काजी साहब बिस्मिल्लाह करे। सफ़ीर साहब बेटी को देखते बोले तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। आयशा सफ़ीर वल्द मोहम्मद सफ़ीर, क्या आपको मेराज जमशेद वल्द मोहम्मद जमशेद के साथ सिक्का राजुल वक्त 20 लाख हक महर के ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने आयशा को देखते जुमले मुकम्मल की। आयशा का दिल यकदम तेज़ी से धड़कने लगा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आयशा मधम मुस्कुराहट के साथ बोलती। मेराज खान को दुनिया जहाँ की दौलत थमा गई। माहा और आरजू एक्साइटेड सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इन्हें देख रही थी। और फिर काजी साहब ने मेराज से भी वही जुमले दोहराए।
जिस पर उसने बेकरारी से तेज़ी से कबूल है कहा। उसकी तेज़ी देखते वहाँ सब मुस्कुरा दिए। मुबारक हो। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा था। आज जी ने आशा के सर पर हाथ रखा। हरजू ने नम आंखों से आज जी को देखा था। हर कोई एक दूसरे से मिल रहा था। फोटोग्राफर दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें ले रहा था, जबकि आरजू ने चौंक कर एक तरफ देखा। उसके माथे पर तेवड़ी चढ़ी वहाँ खड़ा एक लड़का उसकी ही पिक्स बना रहा था। कम अज़ कम आरजू को उसके एंगल से यही लग रहा था। वो तान फान करती उसे करीब की थी। वो सफ़ीर खान के दोस्तों में से किसी बिजनेसमैन का ही बेटा था। ये क्या किया तुमने अभी मिस्टर? आरजू ने कमर पर हाथ टकाए पूछा। लड़के ने मोबाइल जेब में रखा। क्या किया मैंने मिस? वो मदम मुस्कुराहट के साथ बोला। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे गुरा, मेरी पिक्स क्यों ली? फ़ौरन डिलीट करो। आरजू इस मत पर ज़रा गुस्से से बोली। कुछ फासले पर खड़ा दानियाल भी मुठिया बेचे सब सुन रहा तो उसे अफसोस हुआ था आरजू पर। कब ली मैंने मिस? चले अगर ले भी ली तो मेरा ज़ाती मोबाइल है। लड़का सीने पर बाजू फोल्ड किए शोही से आरजू का जायज़ा लेते बोला। फ़ोन आपका ज़ाती है तो एक मॉडल रख ले तस्वीरें लेने को। तस्वीरें तो मेरी हैं ना, मेहमान है, मेहमान बनकर रहे। आरजू उसकी डटाई पर तहलका बोली। आप बन जाए मॉडल, आप भी खूबसूरत है। वो अबरोज करते बोला। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। तस्वीरें डिलीट करो। अपने पीछे उभरने वाली भारी आवाज़ पर आरजू ने पलट कर उसे देखा। वो सुरख आंखें लिए लबेश आरजू को मुकम्मल नज़रअंदाज किए इस लड़की को देख रहा था। पिक्स तुम्हारी तो नहीं ली, तुम्हें क्या मसला है भाई हो इसके? दानिया ने लब बेचे मजीद उसकी जानब कदम बढ़ाए। उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। अभी के अभी पिक्स डिलीट करो। लगारी अंकल के बेटे हो तभी अभी तक तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, वरना मैं अभी इन्हें तोड़ने में मिनट ना लगाता। दानियाल उसका कॉलर ठीक करते, कंधे पर हाथ मारते, नादीदा गर चारते, लफ्ज़ चबार का अदा करते बोला। लड़के ने उसकी लहूरंग आंखों में देखा। ओके। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी। दानियाल के सर लहजे को महसूस करते उसने फ़ोन जेब से निकालते आरजू की पिक डिलीट करना शुरू की थी। पिक्स की एंगल से ली गई थी जिसमें उसका नाजुक सरापा वाज़ह था। आरजू ने शर्मिंदगी से लब कुचले, जबकि दानियाल ने अफसोस से उसके झुके सर को देखा। कर दी है, आप जाने दो। लड़का वहाँ से सरैयत से निकला। आरजू ने नज़रें उठाकर इस लहूरंग आंखों में देखा। शुक्र। आरजू के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो इसके साइड पर होता बिल्कुल किसी अजनबी की तरह गुजर गया। आरजू ने लब दांतों तले दबाया था। उसकी नज़रों में आरजू के लिए गुस्से के साथ अफसोस भी था। वो सर झटकती स्टेज की जानिब बढ़ गई जहाँ फैमिली फ़ोटो का सीन ऑन था। फ़ोटो सेशन के बाद खाने का दौर चला था। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मेहमान जाने लगे थे। रात का फंक्शन था। सो अब रात के 12 बज रहे थे जब आयशा को कमरे में लाकर बैठाया गया था और माँ आरजू लीज़े दरवाजे में खड़ी महराज के आगे हाथ फैलाए हुए थे। खाते पीते कर की हो फिर भी हाथ फैलाए रखे हैं। महराज ने शरारती लहजे में इन्हें छेड़ा तो जट से इन तीनों ने हाथ पीछे खींच लिया। महराज का कहका बेसहाता था। अंदर बैठी आयशा खुद में सिमटी